हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेम में एचआर स्पेशलाइजेशन की सेकंड यूनिट का फोर्थ टॉपिक हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। सेकंड यूनिट का जो फोर्थ हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। मतलब सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद में इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं वो डिस्क्राइब करेंगे और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियन होती है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कोई जैसे बैंक है, रेलवे है, कई फैक्ट्रीज है या फिर जो माइंस है, एजुकेशन में है या फिर जो हेल्थ है और भी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें वर्क करने वाले वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके लिए वर्क करती है। जो मतलब वर्कर्स हैं, वर्कर्स के हितों की रक्षा करने के लिए ये जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करती है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो मतलब इसकी जो ब्रांचेस है, मतलब सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांचेस है वो ऑल इंडिया में मतलब पूरी कंट्री में यहाँ पर फैली हुई है, सभी जगह इसकी ब्रांचेस है और ये गवर्नमेंट के साथ में फॉर्मल कम्युनिकेशन भी करती है। साथ ही में ये क्या काम करती है कि जो लेबर होते हैं, लेबर से जुड़े जो भी लॉ है, उनकी सेफ्टी है, हेल्थ है या वेलफेयर की जो भी पॉलिसीज बनती है उसमें यहाँ पर ये मतलब जो पॉलिसी है, पॉलिसी बनाने में भी ये पार्टिसिपेशन करती है। कौन? सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये क्या करती है? सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ये एक नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियन है जो क्या काम करती है, जो मतलब वर्कर्स होते हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस है वो ओवरऑल इंडिया में या अपनी जो कंट्री है ओवरऑल कंट्री में फैली हुई है, गवर्नमेंट के साथ में फॉर्मल कम्युनिकेशन करती है और लेबर से जुड़े जो भी लॉ बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती है, उनको बनाने में ये पार्टिसिपेशन भी करती है। इसीलिए सेंट्रल ट्रेड यूनियन ज़रूरी है। अब देखो कोई भी जैसे सिंगल वर्कर है, सिंगल वर्कर की जो आवाज़ होती है वो किसी भी कंपनी ऑनर या फिर गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अगर मिलियंस ऑफ वर्कर मतलब बहुत सारे वर्कर्स एक बड़े सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अगर जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, तब उनकी आवाज़ को इजीली हम यहाँ पर गवर्नमेंट तक या कंपनी ऑनर तक पहुँचा सकते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि जो वर्कर्स की डिमांड होती है, डिमांड को सुनते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए काम करते हैं, जो लेबर लॉ होते हैं या लेबर पॉलिसीज़ होती है उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो फंक्शन है वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स इंटरेस्ट। मतलब जो वर्कर्स होते हैं वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पर वर्कर्स के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यहाँ पर जो वर्कर्स की आवाज़ होती है वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उस तक नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये यहाँ पर वर्कर्स की आवाज़ को गवर्नमेंट मीटिंग है, कोई पॉलिसी है या कोई अगर बोर्ड बनाया गया है तो वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करती है। वर्कर्स की आवाज़ बोलने से मतलब जैसे किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रॉब्लम को या उसकी डिमांड को या उसके राइट्स के लिए मतलब उसके अधिकार के लिए अगर उन्हें कोई बात रखनी है गवर्नमेंट को तो वो यहाँ पर जो यूनियन होती हो वो यूनियन यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुँचाने का काम करती है। फिर उसके बाद में है डिमांड फॉर सैलरी, बोनस एंड फैसिलिटीज़। अब यहाँ पर जो वर्कर्स की सैलरी है, उसका जो बोनस है या उसकी जो भी उसको फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है एक इंडस्ट्री में उसकी डिमांड करती है, मतलब मांग करने का काम करती है। जैसे मान लो कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर वर्कर को फेयर वेजेस नहीं मिल रहे हैं या ओवर टाइम उसका ओवर टाइम मतलब काम ज़्यादा करा रहे हैं लेकिन उसको ओवर टाइम का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए मतलब इन सारी चीज़ों से अगर किसी वर्कर को मान लो ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिले, उसको फेयर वेजेस नहीं मिले, बेटर वर्किंग कंडीशन ना मिले, तो यहाँ पर किसी भी वर्कर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो वर्कर की प्रॉब्लम रहती है
जैसे उसको सैलरी को लेके प्रॉब्लम है या बोनस को लेके प्रॉब्लम है या कोई भी और अदर फैसिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो यूनियन होती है ये यहाँ पर वर्कर्स के लिए डिमांड करती है कि वर्कर्स को अच्छी सैलरी देना चाहिए, बोनस भी मिलना चाहिए और अदर फैसिलिटीज़ भी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद में है डिस्प्यूट्स सेटलमेंट। अब किसी इंडस्ट्री में मान लो कि डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए, मतलब विवाद हो गए हैं, तो उसका सेटलमेंट करने का भी काम करती है ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे किसी को, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पर अगर मान लो सैलरी या पे वेजेस को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, तो इसी का सेटलमेंट करने के लिए यूनियन यहाँ पर हेल्प करती है वर्कर्स का। फिर उसके बाद में है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक एंड मूवमेंट। अब यहाँ पर जब किसी एम्प्लॉय की मांगे पूरी नहीं होती, उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय ने डिमांड किया था सैलरी, बोनस और अदर फैसिलिटी की, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, तब वो यहाँ पर पीसफुली स्ट्राइक कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब हड़ताल भी कर सकते हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन की भी डिमांड कर सकता है, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, उसकी स्किल डेवलपमेंट करना है, उसको एजुकेशन चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये जो यूनियन है वो वर्कर्स की हेल्प करती है, उनकी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए, वर्कर्स के एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर यूनियन डिमांड रखती है। किससे? जो कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंडस्ट्री है जहाँ वर्कर वर्क कर रहा है वहाँ पर। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इंडिया में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लिखा है वो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब यहाँ पर जो इसका शॉर्ट में अगर नाम है INTUC, जो इस्टेब्लिश कब हुई है? 1947 में इस्टेब्लिश हुई है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में या फिर जैसे किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनके जो भी राइट्स हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती है या जो भी उनकी डिमांड रहती है, उसके लिए यहाँ पर ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या यूनियन है कहना चाहिए, वो यहाँ पर वर्कर्स की हेल्प करती है। अब जैसे ये जो यहाँ पर यूनियन बनाए थे या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वर्कर्स की डिमांड को पूरा करना, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उन्हें फेयर वेजेस देना, बेटर वर्किंग कंडीशंस देना, उनकी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखना, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, जो कब इस्टेब्लिश हुई है? 1947 में। उसके बाद में सेकेंड हमारा है भारतीय मजदूर संघ, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं BMS, ठीक है। तो ये जो भारतीय मजदूर संघ है, ये क्या काम करता है? ये जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स क्या, ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका सामूहिक प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है भारतीय मजदूर संघ, इसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि ये वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए और राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करे, उनको जॉब सिक्योरिटीज दे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। फिर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AITUC, जिसे कब इस्टेब्लिश किया गया है? 1920 में इस्टेब्लिश किया गया है। ये इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट और ओल्डेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कब से वर्क कर रही है, जो मतलब जब इंडिया को आज़ादी भी नहीं मिली थी, उसके पहले से ये यहाँ पर इंडिया में काम कर रही है, वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ठीक है। और साथ में जैसे यहाँ पर किसी वर्कर को मान लो फैक्ट्री में अगर कोई सेफ्टी नहीं मिल रही है, या फिर अगर उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, या फिर जैसे उनकी हेल्थ के लिए जैसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं देना, इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करना, तो इन सारी चीज़ों में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद में हिंद मजदूर संघ, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं HMS, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो अब ये जो
हिंद मजदूर संघ है, इसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको जॉब सिक्योरिटीज़ देना, उनके वर्किंग हावर को फिक्स करना, वर्किंग कंडीशंस रहती है उसको बेटर करना, और जो लेबर लॉ है उसको स्ट्रॉन्ग करना, यही इसके ऑब्जेक्टिव थे। फिर है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, LPF। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, ये साउथ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करना है। फिर है सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करना है। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल इसका कंक्लूजन देखें तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में इस्टेब्लिश की गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करना, उनके इंटरेस्ट को, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, बेटर वर्किंग कंडीशंस देना, उनके वर्किंग हावर को फिक्स करना, जॉब सिक्योरिटीज़ देना, लेबर लॉ को स्ट्रॉन्ग करना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर इनका ये ऑब्जेक्टिव था। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक जो मशीन है, मशीन में सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लगे हुए हैं, मतलब सेफ्टी गार्ड नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, सेफ्टी गार्ड नहीं लगे हुए हैं, इस कारण से उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स की डेथ भी हो चुकी है उस मशीन के कारण। और वो जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री यहाँ पर वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड नहीं करती है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स मतलब जैसे हेलमेट नहीं देना, ग्लव्स नहीं देना, शूज़ नहीं देना, सेफ्टी जैकेट नहीं देना, ये सारी चीज़ें वो वर्कर्स को प्रोवाइड भी नहीं करती है उनकी सेफ्टी के लिए। तो अब यहाँ पर वर्कर्स क्या काम करते हैं? वर्कर्स यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको ऑर्गेनाइजेशंस बताए, इस ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के वर्कर्स जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इस ऑर्गेनाइजेशन से जाकर के वर्कर्स जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की हेल्प करती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की कैसे हेल्प करेगी? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की आवाज़ को गवर्नमेंट तक या कंपनी ऑनर तक पहुंचाती है और मैनेजमेंट से बात करती है कि आप जो वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, उनकी सेफ्टी की मांगे करता है। या फिर जैसे जो मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो स्ट्राइक भी कर सकती, मूवमेंट भी कर सकती पीसफुली तरीके से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें हमने यहाँ पर देखे कि ये एक नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियन है जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, ठीक है। इसके हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देखे और इंडिया में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया है, इसके बारे में भी हमने वन बाय वन डिस्क्राइब किया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।